वैसा फिल्म इंडस्ट्री के जो है रोमांटिक हीरो कौन थे सबसे ज़्यादा? वहीद मुराद जी, क्योंकि उसकी आंखों से रोमांस टपकता था। उसके लहजे में एक उसके गले में एक कॉर्ड बोलता था जब वो रोमांटिक सीन कर रहा होता था। ये बड़े कम लोगों ने महसूस किया होगा। वो कॉर्ड मैंने हिंदुस्तान के भी किसी एक्टर के गले में बोलते हुए नहीं देखा। हालांकि दिलीप कुमार इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि मेथड के साथ अगर किसी ने परफॉर्म किया है, परफॉर्मिंग आर्ट के मेथड के साथ, तो वो सिर्फ दिलीप कुमार हैं, वो दूसरा नहीं है। लेकिन मैं बात सिर्फ एक वोकल कॉर्ड के एक एक उसकी कर रहा हूँ जो उनके पास बहुत आला था। तो वहीद मुराद तो इसलिए हीरो, क्योंकि हमारे यहाँ जो हीरो होता है वो आम इंसानों से थोड़ा सुपर लगे तो हीरो होता है। तो सर इस किरदार में, रोमांटिक किरदार में डूब भी जाते थे वो? हाँ जी, बिल्कुल डूब जाते थे। और चूँकि खुद भी रोमांटिक बहुत थे ना। हाँ। हाँ, मुझे हाँ बहुत बहुत बिल्कुल। रोमांटिक थे। बड़ा बड़ा ज़बरदस्त अदाकार होने के साथ साथ एक रोमांटिक आदमी था। हम्म। और फिल्म में तो वो बहुत ही अच्छा रोमांस करते थे। अच्छा, इस बारे में मतलब अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ आर्टिस्टों ने शादी के बाद फिर उनके साथ फिल्मों में काम करने से अवॉइड किया रोमांटिक के साथ। ये इसके बारे में थोड़ा सा बस कुछ वो है? आर्टिस्टों ने तो नहीं किया, उनके शोहरा ने किया, जी। ये है असल बात। लेकिन वो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ जॉब। ज़ाहिर है, अब कोई किसी का शौहर है तो वो देखेगा कि मेरी बीवी जो है वो हाथ से निकल रही है, तो वो 100% प्रोटेस्ट करेगा। इतना वो रखते थे नहीं, वो ऐसे? रखते ये थे कि वो बड़ी नहीं, सहर। मैं वाहिद मुरान की बात जी, कर रही वहीद मुराद एक सहर अंगेज शख्सियत थी। वो एक मैग्नेट था ख़वातीन के लिए। क्योंकि हमें याद है, हूँ। बता दें यहाँ हम। कनेट कॉलेज के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी। अच्छा। तो वो छुट्टी हुई, हम किसी शूट पे थे। हम्म। मैं हालांकि उस शूटिंग का हिस्सा नहीं था। अच्छा। मुझे वही साहब ने बुलाया था, कोई काम था। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि लड़कियों को छुट्टी हुई कनेट कॉलेज। अच्छा। तो वो आई और एक एक करके वो कोई मेरे पास 100 लड़की हो गई। लड़कियों ने गाड़ी चूमनी शुरू की। जब वो हट के गई हैं, गाड़ी चली है, तो सारी लिप्स से अच्छा। निशानों से भरी हुई थी। ये उसका क्रेज़ था, वो करिश्मा था, करिश्माती एक्टर था। वो वाहिद हीरो है जिसकी तस्वीर जो है वो लड़कियों के पर्स में रहती थी। और ये एक बड़ी स्पेशल क्वालिटी होती है। शादी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में नहीं नहीं, शादी तो उन्होंने माँ बाप के कहने के मुताबिक, अपने वालिद साहब के कहने के मुताबिक, ख़ानदानी एक ख़ातून से की। बहरहाल वो एक अलग सी बड़ी लंबी दास्तान है, उसको मैं नहीं दोहराऊँगा। चूँकि मैं भी इंसाइक्लोपीडिया हूँ। ये मेरी ज़िंदगी सारी इन्हीं के साथ अच्छा, गुजरी ये है। जो कहा जाता है कि मोहब्बत में नाकामी जो है उनको इस दुनिया से ले गई, इसमें कहाँ तक नहीं, ये सदाकत है? कोता ही नहीं, मोहब्बत से नाकामी नहीं। हम्म। वो हीरोशिप जिसके वो आदी हो गए थे, हम्म। वो मैनरिज्म, वो प्रोटोकॉल जो हीरो एक सुपर एक्टर को मिलता है, हम्म। वो मिलना ख़त्म हो गया। क्योंकि ये फिल्म लाइन वाले जो है ना, ये जहाँ ये टोटल सारे प्रोफेशनल हैं। यहाँ रहम जो है वो कोई इतना ज़्यादा आम नहीं है। यहाँ प्रोफेशनल देखा जाता है भी, कारोबारी तौर पे कौन किसको सूट करता है ठीक। उसी को लिया जाता है। तो वहीद मुराद को जब जवाल आया हम्म। तो वो जवाल का धचका सह नहीं पाए। ये हुआ था इस वजह से। अच्छा परवेज साहब, आपने सिल्वर स्क्रीन को बड़े चेहरे भी दिए जिन्होंने अपना शोहरत भी कमाई। सऊद साहब हैं, फैसल कुरैशी हैं, बलाल थे, इसी तरह कुबरा खानम और सिमी जैदी थी, इरम ताहिर वगैरह। मोहसिन गिलानी भी आप ही के हाँ जी, हाँ जो जी, है मुतारिफ फर्स्ट टाइम जी, किरदार हाँ हैं। जी। तो जब ये फर्स्ट टाइम आप इनसे मिले तो क्या हालात व वाक़यात थे, थोड़ा देखिए, सा? ये तो सबके अलग अलग अगर बताऊंगा हाँ तो जी, ये तो बिल्कुल। बड़ा अच्छा। थोड़ा थोड़ा बता अच्छा, दीजिए। हाँ जी। देखिए जी, सऊद तो जो मुझे मिला, हम्म। तो मेरे भाई की शादी हो रही थी कराची में, हम्म। और वलीमा था। अच्छा। और मैंने ही सारा अरेंज किया हुआ था। तो वो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। मेरा सबसे छोटा भाई जो है
वो मेरे साथ बैठा हुआ था। तो मैंने उन दिनों एक स्क्रिप्ट जो है वो लिखा और मैं हीरो की तलाश में था। पीछे किसको लिया नहीं हो सका, वो छोड़ें, बड़ी लंबी दास्तान है। मुख्तसर के मैं एक हीरो की तलाश में था कि मैं नई कास्ट से मैंने कहा मैं फिल्म बनाऊंगा, बस आ गया। क्योंकि एक सुपरस्टार था मेरा बड़ा प्यारा दोस्त, उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं डायरी जो है ना वो देख के आपको बताता हूँ और मेरे सेक्रेटरी आपको, आप बैठ जाएं उनके साथ। मैंने कहा नहीं, और मैं फिर बैठा नहीं उसके साथ। कौन था? वो भी नहीं छोड़ें, बता वो भी नहीं छोड़ें। तो मैंने कहा नहीं, वो कोई और नहीं था, वो शान था। अच्छा। मैंने उसे कहा कि इस तरह मेरे बड़ा, चूँकि उनके साथ अच्छा प्यार हाँ है, जी। एक ताल्लुक़ भी बड़ा देर रहा, तो मैंने उनकी फ़िल्में भी लिखी, जो उन्होंने डायरेक्ट की। लेकिन ये बात की बातें हैं। मैंने पहले जब उनसे कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरे सेक्रेटरी, से टाइम। बस ख़त्म हो गया। अंदर का राजपूत जाग उठा। मैंने नया हीरो तलाश करना शुरू कर दिया। अब देखिए ना, बात ये होती है कि अल्लाह पाक भी तो मदद करते हैं ना। उनके सामने भी हीरो बन के खड़ा हो गया। गो वो शान के अशरे अशीर नहीं है, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। जी जी। लेकिन एक हीरो उनके सामने 100-150 फिल्में कर गया। मैं उसको वहाँ बैठा हुआ था जी, अच्छा चलें वो मैं बताता हूँ आपको। वहाँ बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि काली शलवार कमीज़ में एक लड़का जो है वो ड्रम पे, ऑटो ड्रम पे बैठा हुआ है। अच्छा, ड्रम ड्रम बजा रहा है। हाँ, मैंने देखा तो पता चला कि ये, इसका नाम सऊद है और ये जो बैंड, जिनका बैंड है उसका ये भाई हैं। तो मैंने अपने भाई छोटे से कहा इसे बुला के लाओ। बुला के लाओ, ये मेरी उसकी फर्स्ट मीटिंग थी। उसके बाद वो हीरो मैंने बना, अल्लाह ने बना उसकी दिया। ख्वाहिश भी थी या? नहीं 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 नहीं, ख्वाहिश खोश तो उसके अंदर बेशुमार थी, अच्छा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मेरे अच्छा। साथ अच्छा हैंड ऑफ चांस ऐसा हो जाएगा कि मैं तो बाद आऊँगा। में कभी इजहार किया कि मैं नहीं इसमें? नहीं, वो अच्छा। देखिए, मैं उसके बारे में सिर्फ इतना आपको बता दूं, ये दो एक्टर हैं जिनसे मैं कभी फ़ोन भी नहीं करता। मैं तो खैर करना ही नहीं था और ना इंशाल्लाह करूँगा। लेकिन आप यकीन कीजिए, दुनिया में बादब बामुराद होता है और बेअदब बेमुराद होता है। मैंने इतने एहसान फरामोश लोग नहीं देखे। बस ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ना, कौन कौन से दो? छुप के नहीं कह रहा। दो कौन से? सऊद और फैसल कुरैशी। मैं इनके बारे में बस इतना ही कहूँगा। बातें तो इतनी हैं कि अगर इनके बारे में करूँ जो, लेकिन नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी। बहरहाल आपने पूछा, मैंने बता दिया। और किसी के बारे में पूछिए। जैसे इरम ताहिर पे? हाँ, इरम ताहिर को सुन लीजिए। मैं एक फ़िल्म कर रहा था नंगे पाँव, उसमें फैसल कुरैशी को का डेब्यू था। तो उनकी वालदा मोहतरमा ने उसकी सिफारिश की थी, तो मैंने उसको हीरो लिया था। जबकि वो चाइल्ड स्टार्ट करता रहा था, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस थी। उसे था कि मैं कैसे फिल्म क्या है वो जानता था। उसकी वालदा आर्टिस्ट थी, मैंने उसको लिया। तो अब रोल मेरा मेच्योर आदमी का था, लेकिन उनकी वालदा की वजह से मैंने उसको टीनेज किया। तो मुझे अब उस टीनेज लड़की की दरकार थी। अच्छा। तो मैं उन दिनों एक फ़िल्म शूट कर रहा था, पता नहीं, शायद मेरा ख्याल है बुशिक नहीं कर रहा था। उमर शरीफ उसमें थे, बड़ा रोल था उनका। तो मैंने कोई बात हुई तो मैंने बताया यार मुझे एक ऐसी लड़की, कहने लगा तो ऐसे कर, तू ना कराची आ जा, वहाँ हाशू एक है थिएटर हॉल, उसमें तू आ जा, और वहाँ ना एक लड़की है मेरे पास, यारो श्री देवी जैसी। हम कराची, हमें 2 आर्टिस्ट और भी करने थे। हम गए वहाँ, जाके हमने देखा। आज लड़की जो बाकी अच्छी थी, डांसर भी अच्छी थी और वैसे भी थी। तो उसको फिर वहाँ से हीरो वो वहाँ से मैं उमर शरीफ के कहने पे लेके आया उनको, इरम ताहिर को। कुबरा खानम तो गायब ही। कुबरा खानम तो एक इंसिडेंट है। गुनाह जब मैं बनाने जा रहा था तो सिमी ज़ादी जो थी वो तानी बेगम की वजह से, सिमी ज़ादी थी मेरे, उनसे चूँकि वैलो आए थी, तो तानीम ने मुझे कहा तो मैंने उसको ले लिया। मुझे एक 16 साल की 15 साल की लड़की की ज़रूरत थी। तानी बेगम ने मुझे मेरे घर पे आई लेके सिमी को, तो कहा मेरी बेटी है, इसे एक्ट्रेस बनना है।
तो तेरे पास रोल है, मुझे पता चला है गुनाह में, वो हर बने उनको, मैं मेरा अच्छे ताल्लुक़ थे उनसे, जी। तो सिमी को मैंने ले लिया। और देखिए कि फिल्म के सीन जो थे वो तकरीबन 80 के करीब थे। अच्छा। उसमें 40 पहले सीनों में सिमी का एक सीन था अच्छा। और उसके बाद सेकंड हाफ में सारा उसी का था। तो अब मैं ढूंढ रहा था एक वो ख़ातून जो 35 साल की 40 साल की खूबसूरत औरत हो। वो एक रोल बड़ा मुश्किल था क्योंकि फिल्म ही ऑड थी कि माँ से शादी करता है, बेटी से मोहब्बत करता है, उसकी बेटी से। वो एक बड़ी ऑड बात थी। तो मैंने कहा उनसे कि यहाँ से मैंने जो आर्टिस्ट, उस वक्त संगीता की उम्र जो थी ना बड़ी अच्छी बड़ी, लेकिन वो शादी कर गई हुई थी नवीद भट्ट साहब के साथ। उन्होंने मुझसे पहले तो कहा कि ठीक है मैं ये करूँगी। अच्छा। कुछ अरसे के बाद मुझे, जब मैंने जाना था कराची, तो मुझे कहने लगी कि मैं नहीं कर पाऊँगी। बड़ा परेशान हुआ मैं, यूनिट जाने वाला है। अब ये बड़ा एक मुश्किल काम होते हैं, ये तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता वो उस वक्त मुझ पर क्या हुआ। मैंने दिल में सोचा चलें सेकंड हाफ से मैं शुरू कर देता हूँ शूटिंग, ठीक है ना। तो जब तक वहाँ कराची में ढूंढ लूँगा, कोई ना कोई मिल जाएगी, अल्लाह मालिक है। वहाँ यूनिट सारा चला गया, जाके वहाँ शूट शुरू हो गया। सब उसको एहसास हुआ कि भाई मैं वाकई रो गया हूँ। और वो काम शुरू हो गया, हम पता नहीं कहाँ कहाँ सुनार बीच और किधर कुधर करते रहे, और साथ में लड़की की तलाश में बंदे लगा दिए, खुद भी तलाश रखी। तो अल्लाह बख्शे एक हमारे वहाँ दोस्त होते थे डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने मुझे कहा कि तू बड़ा परेशान हो गया। मैं कहा जी 3-4 दिन के बाद मेरे पे काम ही नहीं होगा, मैं क्या करूँगा, मुझे तो वापस जाना पड़ेगा। और ये तो मेरा इतना बड़ा नुकसान होगा, मैं आपको बता नहीं, ये चूँकि 1 स्पेल ही मैं बना सकता हूँ इसको, इसके 2-3 स्पेल मैं नहीं कर सकता। मेरे पास इतने अखराजात नहीं हैं कि मैं दोबारा सारी चीज़ें समेटूँ। तो कहने लगे अच्छा यार तू शाम को कितने बजे घर आएगा, अदर होटल आएगा, चूँकि होटल में ठहरे हुए थे सारे लोग हम। कहने लगे, मैंने कहा यार बस उधर से मैं दिन में, आज दिन में शूटिंग है, 10 बजे मैं रात को आऊँगा। अच्छा। कहने लगे ठीक, तू आ जाना, एक लड़की तुझे दिखाऊंगा, शायद तुझे पसंद आ जाए। भाई मैं दरवाज़ा ऐसे खुला हुआ था, ऐसे मैं बैठा हुआ था, हम लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, तो कॉरिडोर में वो लड़की चलती हुई आई, दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने कहा यार यही तो है जिसकी मैं तलाश में था, ये मेरे दिल ने कहा। अच्छा। उससे कुछ नहीं कहा मैं, बस उससे बुलाया, उससे मामला जो थे होते हैं, जो इनिशियल वो तय किए, और उसने बड़ा अच्छा बिहेव किया जी, अपना सारा वार्डरोब इस्तेमाल किया, अच्छा। लाखों रुपए के कपड़े उसने इस्तेमाल किए, बड़ा अच्छा वेल मैनर्ड अच्छा। कुछ बातें हुई ऐसी जिससे मुझे उनसे थोड़ा इख्तिलाफ भी हुआ, लेकिन वो बड़ी माइनर हैं। उनके जो उन्होंने तरीक़ाकार उसने जो इख्तियार किया वो इतना अच्छा था कि मुझे आज भी याद है, और मैं हमेशा उसकी तारीफ़ करता हूँ। उसने, हालांकि वो इतनी कोई बहुत ज़्यादा जानती नहीं थी अदाकारी के हवाले से, बहुत सिखा के बड़ा बना के हमने संभाल के किया, लेकिन उसने आर नहीं फील किया, सीखने में और समझने में आर फील नहीं किया। कोई अपनी वो नहीं किया कि जी मुझे मैं बड़ी जानती हूँ, कुछ ऐसा नहीं किया। हालांकि वो कराची की उस वक्त हसीन तरीन लड़की थी। मोहसिन गिलानी को भी आपने उताज जी वो करवाया। मोहसिन गिलानी को, वो भी उनके साथ वहाँ कैसे कुछ हुआ? भी नहीं, कुछ भी नहीं। स्टूडियो में मुझे ज़रूरत थी एक रोल की, एक मिनिस्टर के रोल की था जो बदकुमाश है। अच्छा। तो उसके लिए मुझे एक बंदा चाहिए था जो खूबसूरत हो, अच्छा लगे, मिनिस्टर्स गुड हैं। लुकिंग हो, और ऐसा ना हो कि बुरे शक्ल वाले को विलन ले लूँ। तो वो इत्तेफाक देखिए कि वो उससे पहले वो काम करते थे या फर्स्ट आपने? नहीं किया कर मुल्तान के ड्रामा रूम में, इधर स्टेज टूज पे। फिल्म तो पहली फिल्म है उनकी, उन्होंने कभी किया ही नहीं था। हाँ, लेकिन अल्लाह उनको भी सलामत रखे, बड़े अच्छे। आपने रियाज शाहिद प्रोडक्शन की भी फिल्में लिखी, कितनी लिखी फिल्म? मैंने जी कोई तकरीबन 6 फिल्में लिखी हैं मेरा ख्याल। उनमें पहली फिल्म गन्स एंड रोजेस थी, अच्छा। दूसरी फिल्म डाकू आदि थी मैंने लिखी, तीसरी फिल्म मूसा खां थी,
फिर मुझे चांद चाहिए थी। बड़ी शान डायरेक्टर थे और मैं उनका राइटर था। बड़ा अच्छा कॉम्बो बना हुआ था। फिर और बस फिर तो खैर फिर ही होता है जी। और देखिए हर चीज़ को जिसमें आप किसी भी पीक पे चले जाते हैं, चाहे वो आपकी कामयाबी हो, आपकी दोस्ती है या आपकी मोहब्बत है, जब ये अपने अरूज की तरफ जाती है ना, तो इसे 100% जो है ज़वाल की तरफ आना है। ये एक फितरी अमल है या प्रोसेस कह लें इसे, फंडामेंटल लॉ फंडामेंटल लॉज मेरा ख्याल है। शायद हर बात का कहीं ख़त्म हो अरूज जाना, को ज़वाल ज़वाल को ये तो है ना अरूज। जी। ये कहीं किसी बात का अधूरा रह जाना, मेरा ख्याल शायद वो भी हुस्न होता है कहीं, क्योंकि यादें तभी मरतब होती हैं जब कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। जब कुछ सारी चीज़ें पूरी हो जाएं फिर तो कहानी मज़ा नहीं आता, उसमें ट्विस्ट नहीं बनते। खैर वो मैंने उनके साथ किया, तो वो इत्तेफाक से एक फ़िल्म, वो मुझे 7वीं फिल्म थी उनकी एज डायरेक्टर। उन्होंने हिंदुस्तान से भी एक राइटर बुलाई, उसके साथ भी बैठे रहे, मुझे पता चलता रहा लेकिन मैं नहीं बोला। अच्छा अच्छा, नो, खामोश से देखा। आपसे भी लिखवा रहे थे? ना 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 अच्छा ना अच्छा, ना, वैसे 7वीं फिल्म उन्होंने वहाँ से एक राइटर बुलाई। खैर वो पता नहीं क्या हुआ भाई, उनका आपस में क्या मामला हुआ कि वो वापस 6 चले गए। फिल्में आपने लिखी? 6 लिखी थी, 7वीं फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ जो हाँ। ज़्यादा अहम है। सही। उस फिल्म को मुझे उनके भाई हैं इजाज़, मैं उन्हें प्यार से गुलफरोश कहता हूँ, अच्छा, वो मेरा बड़ा प्यार करते हैं, वो भी जैसे ये करता था बच्चों की तरह। अब तो खैर मेरा ये उस्ताद है, तो पहले मेरा बेटा था, बच्चा था, भाई था छोटा, लेकिन अब नहीं। तो मुझे उसने मुझे कहा यार ये देखें, ये पैसे ज़ाया हो रहे हैं, टाइम ज़ाया हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं। ज़िले शाह से ना मेरा थोड़ा सा, हाँ एक फ़िल्म ज़िले शाह की, उसके एंड पे मेरा उनका थोड़ा इख्तलाफ हुआ था। क्या वजह? मैं चाह रहा था, नहीं वो बड़ी लंबी बात है, सिर्फ अच्छा। मुख्तसर इतना कि मैं चाह रहा था कि एंड किसी और तरह हो, वो चाह रहे थे एंड किसी और तरह हो, तो मैं नहीं चाह रहा था वैसे। उन्होंने वो किया जो उनका दिल चाहा, तो मैं थोड़ा सा बैकफुट हो गया था। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो राइटर भी बुलाई। लेकिन वो इत्तेफाक देखें ना, मेंटली किसी के साथ किसी केमिस्ट्री का मिल जाना बड़ा मुश्किल सा होता है। शायद ये वजह रही होगी या शायद कोई और वजह होगी, आई डोंट नो। बहरहाल वो चली गई और उनके भाई ने मुझे कहा, और ये भी बैठे हुए थे, मैंने कहने लगा यार लिख दो यार, छोड़ो बस करो, काफ़ी हो गया, साल हो गया आप लोगों को एक दूसरे से दूर हो गए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, वो भी मेरा बेटा है, वो भी मेरा बच्चा है, तो मैं चलो कोई नहीं। मैंने उनका काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शान की कंसल्टेशन के साथ, उनके बाकायदा मैं उनके पास उनके घर में बैठ के, मैं नहीं लिखता लोगों के घरों में, मैं अपने घर में लिखता हूँ या अपने होटल में लिखता हूँ, लेकिन वहाँ मैंने बैठ के लिखा। अच्छा। पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया मैंने। 2 महीने की अर्करेजी के बाद जब स्क्रिप्ट बाउंड हो गया, मैंने ऐसे, फिल्म कौन सी थी? का नाम था जी अर्थ 2। तो मैंने लिखा आप उनके मिजाज के मुताबिक, जैसे वो चाह रहे थे, जिस जो प्लॉट उन, चूँकि ऑलरेडी जो था वो बन चुका था, महेश भट्ट बना चुका था अर्थ के नाम से, लेकिन वो प्लॉट को अपना मॉडर्नाइज करके उसने जो है वो, हमने बैठे उनकी कोऑर्डिनेशन से सारा बैठ के डिस्कशन करके लिख के उसके बाद डायलॉग्स मैंने लिखे बुक बना के उनके हाथ में दे दी। उसके बाद भैया क्या हुआ, ये तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उसके बाद एक दौर आया जिसमें बाहर चल निकली और इंग्लिश जो है वो उसका बड़ा हो गया, मरवज हो गई कि जी इंग्लिश ज़ुबान इस्तेमाल मकालमों में होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने ट्रांसलेट किए मेरे डायलॉग अपने अंदाज से। अच्छा। लोगों से करवाया या किससे करिए या क्यों हुए या मुझे नहीं पता, मैं तो स्क्रिप्ट दे के आ गया। पैसे भी नहीं अभी तक मुझे मिले थे उसके, अच्छा। लेकिन मैं आ गया, और चूँकि मुझे तो उन पर हमेशा से वो रहा, तो जब मैं आ गया तो उसके बाद उन्होंने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना शुरू कर दिया और उसको वो बनाया, और वो मिजरेबल फ्लॉप हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि आपके पास तो रिकॉर्ड है सब चीज़ों का। मैंने कोई उनको ये भी नहीं कहा कि देखा
क्योंकि मैं कतई कभी किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, और उनकी ज़्यादती का जवाब सिर्फ यही हुआ कि हम में डिस्टेंस आ गया। ये नहीं कि मिलते नहीं हैं, प्यार नहीं करते हैं, एक दूसरे की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन बस अब वो ना रहा जो था। सही। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री का आप समझते हैं कि ये गंडासे को फिल्म इंडस्ट्री ने कर दिया बाय बाय अभी? नहीं, लोगों ने कर दिया, इंडस्ट्री तो शायद ना करती, लोगों ने ऐसे बाय बाय टाटा, और ये भी कह दिया कि अब ना कभी आना। तो वो चूँकि ये कोई इतना अच्छा अमल तो था नहीं। देखिए, जहाँ तक तो गंडासा अहमदीन कासमी के कलम से लिखा गया, और उसके बाद नासिरुद्दीन ने उनको जो है अपने अंदाज से रीराइट किया, और फिर बड़ा अच्छा, और हसन अस्करी ने उसका स्क्रीन प्ले किया। तो वैशी जट जो है वो तो वैशी जट और मौला जट, ये दो फिल्में हैं जो पैरेलल आप समझ सकते हैं कि ये जो है वो गंडासे की बाकायदा नुमाइंदा हैं। और हमारे इंटीरियर में, चूँकि हम मार्शल कौम हैं, हमारे यहाँ देहात में इस तरह के बहुत से वाक़यात होते हैं, लेकिन फिर लोगों ने इसको क्राइटेरिया बना लिया और फीकी फिल्में शुरू हो गई उस पर बननी। वो जो एक अथेंटिक और मुस्तनद काम फनकारों ने किया था, वो उसको छोड़ के तो लोग जो है वो उसके पीछे, वो एक ऐसी बस उसकी फैंटेसी आगे से शुरू हो गई, उसकी जैसे पैरोडी बनाते हैं किसी की, इस तरह की शुरू हो गई। तो 20 साल फिर वो गंडासा क्लाशनकोव कल्चर चलता रहा, और लोगों ने आखिर हाथ बांध के इनको रुखसत कर दिया। बस ये बात है। देखिए, लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री यानी कि पहचान थी लॉलीवुड की, जी, जो है, अल्हम्दुलिल्लाह है लाहौर भी। की इंडस्ट्री हाँ, थी। हाँ, लेकिन अब काफ़ी अरसे से यहाँ पे ज़ाहिर है जवाल पजीर हो चुकी है। ये काफ़ी अरसे से कुछ नज़र ही नहीं आता यहाँ पे, और जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो कराची में हो रहा है सारा। तो देखिए, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? और यहाँ तो बड़ी रौनक थी। देखिए जी, ज़िम्मेदार तो बहुत लंबा जवाब है, लेकिन ज़िम्मेदार हम सब हैं। जिन लोगों ने, मैं नाम नहीं इसलिए लेता ना अपना ना किसी और का, क्योंकि मेरी कारकर्दगी भी सबके सामने है, दूसरों की कारकर्दगी भी मेरे सामने है। ये असल में मोनोटनी का शिकार हो गई थी। रूटीन की फिल्में बनाने पे जब उतर आते हैं लोग, तो ऑडियंस जो है वो एक हद तक तो बर्दाश्त करता है, फिर उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है ये चीज़ें। लोगों ने बड़ा बर्दाश्त किया, 25 वर्ष ये एक कहानी बनाते रहे हैं। खाल खाल कोई इक्का दुक्का हम जैसे कोई को मिल जाती थी फिल्म तो हम लिख दे मारते थे, वरना 25 वर्ष ये एक तरह वही गंडासा, वही क्लाशनकोव, वही सारी चीज़ें। वो फिर हुआ ये कि लोग जो हैं वो उकता गए। ऑडियंस के उकताने की वजह से फिल्म यहाँ से इंतकाल कर गई या हिजरत कर गई, दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कराची मुंतकिल हो गई, नौजवानों के हाथ में आ गई। नौजवानों ने, चूँकि उनका प्रॉब्लम ये हुआ फरजाना जी, ये बात नहीं कि वो बच्चे इंशाल्लाह आगे और भी कामयाब होंगे। उनमें 2-3 डायरेक्टर हैं जिनको मैं, फिल्म मेकर जिनको मैं ख़ुद भी पसंद करता हूँ, उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन मसला ये है कि फिल्म की जो एग्जीक्यूशन होती है, जो एग्जीक्यूट करना होता है, वो उसमें एक अहम चीज़ होती है स्क्रीन प्ले। उनके यहाँ अभी तक स्क्रीन प्ले जो है वो अभी तक फिल्म का नहीं आया। कराची में जो बनी, कराची में कामयाब भी हुई हैं फिल्में, लेकिन 2, 4, है 5, कि वो बस इसे ये कह लेना, वो नहीं, वो तो रेशो तो खैर कामयाब फिल्मों की हमेशा ही कम होती है, वो चाहे लाहौर हो या पेशावर हो या कराची हो या बॉम्बे हो, वो 3% होती है। कामयाब फिल्म सिर्फ 3% होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन वो किस्सा ये हुआ कि उसमें फ्लॉप हो जाना कोई बात नहीं होती, क्या वो फिल्म है या उसमें वो जो उसके हैं जो ज़रूरियात जो है, नेसेसिटी ऑफ फिल्म है, वो क्या उसमें मौजूद है। तो वो इस तरह थोड़ा सा उनका दान हुआ। हालांकि नबील कुरैशी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, नदीम बेग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक डायरेक्टर साहब ने एक फ़िल्म बनाई थी मालिक, मुझे वो भी बड़ी पसंद है, मुझे उनका नाम भूल गया। शोएब मंसूर ने भी फिल्म बनाई, 2 फिल्में इब्तदा में, बोल और वो 2 फिल्मों का मवाद उनके पास बहुत अच्छा था, उन्होंने वो बनाया बड़ा अच्छा। लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन थी वो सिनेमा की नहीं थी,
स्टाइल टीवी का था, लेकिन कंटेंट बड़े अच्छे थे दोनों। मैं कतई उनसे मैं वो नहीं करता कभी। कोई सही को सही कहना ही मेरे नज़दीक जो है वो इबादत है, और गलत को गलत कहना भी मैं इसी तरह ही समझता। तो उसके बाद उन्होंने 2 फिल्मों के बाद उन्होंने सोचा, कोई इंटेलेक्चुअली कोई इतना आगे निकल गए कि 5-4 साल 3 साल का गैप दे दिया बाद में, और दे के एक फ़िल्म बनाई जो बड़ी फीकी, उनके मैर की फिल्म ही नहीं थी, लगता है किसी उनके ड्राइवर ने बनाई है, वरना बड़ी। उसके बाद अभी वो सुना है कोई और, अभी 4 साल हो गए जनाब, वरना को 3 साल लगे हुए, अभी फिर वो शायद मंसूर पता नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप गौर नहीं कर रही हैं इस बात पे कि भाई इतना गैप आप क्या सोच रहे हो, क्या हो गया है। हम भी यही काम करते हैं, या तो हम कोई घी बेचते हो ना तो हम कहें यार ठीक है भाई यही काम है, आप साल में 6 महीने में 6 महीने में अगर कंसल्टेशन से बंदा काम करे, बेहतरीन स्क्रिप्ट तैयार होता है। किसको तलाश कर रहे हैं आप? क्या किताबों से जुमले तलाश कर रहे हैं? कोई कहानी ऐसी क्या हो गया है? ऐसे फनकार को जितनी 2 फिल्में अच्छी बनाई हैं, उसको चाहिए था कि वो चलो तीसरी नहीं अच्छी बनी, चौथी फिल्म जल्दी बनाते अच्छे अंदाज से, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ क्रिएटर क्या होता है। वो क्रिएटर ने इतना लंबी रज़ाई ले ली है सर, वो मुँह सर लपेट के लेट गए। मुझे बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि एक बंदा जो बोल जैसी फिल्म बनाता है, उसको बोल्ड और ब्लाइंड फिल्म, और एक फिल्म नाम उसका जो पहली थी उनकी, खुदा के लिए, जो इस तरह की फिल्म बनाता है, क्या वो ऐसा फिल्म मेकर फिर आराम से लेट जाना चाहिए? नहीं, उनको काम करना चाहिए। वो इस काबिल है कि वो काम करें, तो उनकी ज़रूरत है। और अब ये है कि यहाँ प्रॉब्लम है कि नौजवान बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वो बॉम्बे को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म इतनी महंगी बनानी शुरू कर दी कि वो फिल्म साज की दस्तरस से बाहर हो गई। उनकी ये एक प्रॉब्लम है, और वजह ना तजुर्बाकारी। हालांकि वो ये समझते हैं कि हम बॉम्बे को कर रहे हैं, और बॉम्बे और हम, और वो सारे उनका स्टाइल भी वैसे बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। जब खुदा हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल उनको ऐसे काम करना चाहिए जैसे वो कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए फिल्म को इतना महंगा ना कर दें कि फिल्म साज जो है वो दूर दूर तक जो है वो समंदर ही पार कर जाए, क्योंकि समंदर वहाँ नज़दीक है। वो शायद इंडिया की नकल करेंगे वो जी, वो इंडिया को बॉम्बे में नहीं जी सर, बॉम्बे में करोड़ों की, 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, 30 करोड़ की फिल्म इसलिए बनती है कि उनकी टेरिटरी पे आप गौर करें। जी बिल्कुल। आप अपने 4 सूबे हैं जिनमें 2 सूबों में फिल्म लगती है, हाँ जी बिल्कुल। 2 सूबों में तो फिल्म ही नहीं लगती, तो आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे? हमें तो स्क्रिप्ट वैसे चॉइस करने चाहिए, हमें मेकिंग में, एग्जीक्यूशन में, हमें भी तो कम बजट की सर कम बजट की होना, कंटेंट का होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बुनियादी पॉइंट है। कंटेंट ही नहीं है तो आप मुझे बताएं क्या वो, ये नहीं है कि, लेकिन वो फिल्म की तरह का कंटेंट हो ना। यूँ तो कोई अजीब अजीब नाम रख के, ऐसे ऐसे फीके फीके नाम रखने से क्या कोई फिल्म चलेगी? भाई खुदा के लिए अच्छी फिल्म बनाइए। सर्वाइवल जहाँ भी कहीं होगी, उसके लिए सिर्फ अच्छी फिल्म ही मुकद्दम है। अच्छी फिल्म नहीं है तो कुछ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री का सर्वाइवल हो सकता है? क्यों नहीं जी, हो सकता है। देखिए दुनिया में लाइलाज मर्द तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा कौमें से वेंटिलेटर लगा हुआ है, अजीब सी कैफियत में है, हाँ और ना में है। अभी हमारी एसोसिएशन जो है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन, नौमुंतखब जो उसके जो हैं चेयरमैन वो हैं जनाब मियाँ अमजद फजल साहब, वो और चौधरी मोहम्मद इजाज़ कामरान, अच्छा, उनके साथ और भी 2 लाइक फाइक बंदे हैं, जो 2-4 बंदे हैं जो जुड़े हुए हैं, और वो उनको अच्छे मशवरे भी दे रहे हैं। वो कुछ फिल्म बिज़नेस को मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं, आज के साथ लेके वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि 4-5 फिल्म जो हैं यहाँ लाहौर से शुरू हो जाएं। बहारें लौट आएंगी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये अर्ज़ करता हूँ, ये मैं अर्ज़ करता हूँ, बहारें अभी बहारों से पहले गए हैं ना, तो वो अभी वो कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह
अगर मेहनत करते रहे और कोई सच्चाइयों के साथ सब लोग जुड़े रहे और शख्सियात जो हैं वह मुनाफिकत से पाक रहीं, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखें, मैं फिर अर्ज़ करूं, कामयाबी फ़िल्म की एक ही तरीका है अच्छी फ़िल्म बनाने से। ना गुफ्तगू से कुछ हो सकता है, ठीक है, ना फंड से कुछ हो सकता है खाली। इसके लिए आपको अच्छी फ़िल्म बनाना है, और अच्छी फ़िल्म बनाना आसान नहीं होता। अच्छी फ़िल्म बड़ी मुश्किल से बनती है, जिसे सब अच्छी कहते हैं, ठीक है। हर ज़िंदगी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला जो बंदा है वो फ़िल्म देखे और लगे मेरी अपनी है, तो वो एक बड़ा अजीब सा मसला है, ये बड़ा मुश्किल सा। तो ये है कि अब यहाँ हमारी कोशिश हो रही है, हमारी एसोसिएशन ज़ोर लगा रही है, लेकिन उसके साथ मैंने उनको एक अर्ज़ बना के भेजी है। मशवरे की जसारत तो मैं करता नहीं, अर्ज़ी भेजी है मैंने उनको एक लिख के कि भैया सन्ना कल्चर जो है उसको आपको थोड़ा तब्दील करना है। सन्मा वाले फरजाना जी एक प्रोड्यूसर है जिसका 5 करोड़ लगा है। सन्मा वाला फिल्म को लगाता है। पहली तो बात ये, हमारे अब तरीक़ाकार दुनिया में ये मरबज है कि शो जो हैं मिलते हैं, एक शो 2 शो आपको मिल गया, एक शो किसी को मिल गया, एक शो किसी में, इस तरह तरीक़ाकार बन गया हुआ है। अब कंटिन्यूशन नहीं है कि एक सन्मा में एक फ़िल्म लगे। डिजिटल सन्मा में ये चीज़ें हैं कि शो, यह हमें किसी से भी कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ बताता हूँ आपको कि जो हमारा शेयर है ना, जो सन्मा शेयर है, बॉक्स ऑफिस शेयर है, वो 50% सन्मा वाला लेता है। अब 50% में आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, आपका प्रॉफिट लॉस सब कुछ है, और वो 50% बिल्डिंग का ले रहे हैं। सर, अगर तो आपका जहन, प्लीज़, अगर तो आपका जहन इस बात को मानता है कि बिल्डिंग होल्डर जो है वो 50% ले, तो फिर तो ठीक है। और अगर नहीं मानता तो खुदा के लिए इसके लिए मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूँगा कि इसके बारे में थोड़ा प्रोटेस्ट करें। 50% सन्मा वाला लेता है। हमारी ये कोशिश है, हमने ये दरख्वास्त बना के भेजी कि हुजूर सबसे पहले तो मेहरबानी ये करें कि वो जो 50% है उसको 25% या 30% कर दें। 70% फिल्म साज को मिलेगा तो वो कम अज़ कम प्रॉफिट में से 70 अगर मिलेगा। देखिए 10 करोड़ का बिज़नेस कोई फिल्म करे तो 5 करोड़ फिल्म साज के घर जाता है, तो 5 करोड़ में से उसने फिल्म पे इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, तो किधर जाएगा वो? कौन बचाएगा उसे? हम खुद ही बचा सकते हैं ना। तो मैंने अपनी एसोसिएशन से 10 बजे दरख्वास्त की है कि जनाब इस पे ज़रा गौर फिक्र करें। 1 नंबर 2, कैंटीन देखें आप, नाचोस 500, पॉपकॉर्न 300, जी बिल्कुल, बोतल मेरा ख्याल है 200 की है या 150 की है, ठीक है। सोडा, कॉफ़ी मेरा ख्याल 200, क्रीम कॉफ़ी तो इतनी कॉस्टली है कि एक आदमी 1000 रुपये में इंटरमिशन जब इंटरवल होता है तो 1000 रुपये में वो अपने आप को एंटरटेन कर सकता है, अगर वो पूरा प्रॉपर करना चाहे। नहीं तो 500 में, 1000 की, 700 की, 800 की टिकट, आना जाना, एक आदमी 2000 रुपये में फिल्म देखता है। यार ये एलीट क्लास को तो सूट करता है। आज मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, मेरा यही मग़ज़ है, यही वो बात है जो कहने के लिए मैंने आपका ये इंटरव्यू किया है, और वो ये है कि सिनेमा ऑनर 25%, 30% से ज़्यादा न ले। सिनेमा एलीट क्लास तक महदूद होकर रह गया है। इसको ऑनरेबल सफ़ेद पोशों तक, लेमैन तक कैसे पहुंचाना है आपको? ये भूल गए हैं लोग कि भाई फिल्म तो असल में बुनियादी तौर पे हमेशा गरीब तबका ज़्यादा देखता था। वो लाइनें क्यों लगते थे, जो डंडे खाते थे, वो कौन खाता था? एलीट क्लास उस वक्त भी अपनी गाड़ियों में बैठी होती थी और ब्लैक से टिकट खरीद लेती थी। गरीब डंडे खाता था, गरीब का रश होता था, उसको देख के लोग आते थे। तो रश ना डालें, अब वो ऐसी लाइनें नहीं लगेंगी, हमें भी पता है ज़माना बदल गया है, अहद बदल गया है। टिकट्स के रेट्स कम करें, कैंटीन कम करें, और फिल्म को गरीब की दस्तरस में लाएं। उसका मैं सिर्फ एक हल बता सकता हूँ सिनेमा ओनर्स को कि उनकी हर बिल्डिंग में 4-4 स्क्रीनें मौजूद हैं। ये सिनेमा को ABCD कर दें। अव्वल तो ए में भी ऐसे रेट बना दिए जाएं
कि गरीब का बच्चा भी जाके वो बाहर से दीवार के साथ लग के हसरत से सनमा की तरफ देखता है, अंदर नहीं जा सकता। कि अंदाज ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि पता ही नहीं चलता कि सनमे का दरवाज़ा कौन सा है, मेन गेट कौन सा है और वो बैक डोर कौन सा है। खुदा के लिए ये सारी कॉम्प्लिकेशन से निकालें। एलीट क्लास को बेशक आप फ़ौक़ियत दें, लेकिन खुदा के लिए गरीबों का भी ख्याल करें, उनको भी मौका दें कि उनके बच्चे भी फिल्म देख सकें, उनके नौजवान, उनकी बच्चियाँ भी फिल्म देख सकें, क्योंकि गरीबों के पास तो और कोई तफरीह नहीं है। हमारे यहाँ क्या है तफरीह में, बताइए? ये बाग होते थे, ये भी कम हो गए। कहाँ जाएं? गरीब किधर जाए? तो उसके लिए ज़रूरी है कि सिनेमा की तफरीह जो है उसको कम किया जाए। ABCD फिल्में जब ये करें, और हर सिनेमा ऑनर एक एक फिल्म शुरू करें, ताकि प्रोडक्शन भी उधर होती रहे और इधर सिनेमा जो है जहाँ हमारा डिस्प्ले है वो भी बेहतर हो जाए, और गरीब जो है वो फिल्म मुकम्मल देख सके। अगर वो फिल्म नहीं देखेगा, अगर ये व्यूअर्स जो आप छोड़ गए हैं, जिनको आपने पसे पुश डाल दिया है, कभी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।